नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। और आप मेरे साथ देख रहे हैं विजय सरदाना साहब जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। विजय जी का परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके चैनल को भी देख ही रहे हैं और समय समय पर हमारे चैनल और दूसरे चैनलों पर भी देखते हैं। उनका एक अपना विशिष्ट स्थान है। उनकी राजनीति पर भी, सामाजिक आर्थिक विषयों पर भी, कानूनी विषयों पर भी बहुत बड़ी पकड़ है और उनकी विशेषताओं को आप बहुत भली भांति जानते हैं। आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं सर जी के बारे में। सर जी की मुसीबतें जो हैं वो बेहिसाब बढ़ती जा रही हैं। आज एक और नोटिस सामने आ गया। ये नोटिस तो अभी 1-2 दिन पहले जारी हुआ था, लेकिन ये नोटिस जारी हुआ है शीश महल को लेकर और पीडब्ल्यूडी के 7 अफसरों को ये जारी किया गया है। और इस नोटिस का जो ब्यौरा है वो तो विजय जी अभी देंगे आप लोगों को, लेकिन मोटे तौर पर मैं ये बता दूं आपको कि इस नोटिस में, और ये नोटिस किसने जारी किया है, इनका बहुत ही चहेता विभाग है दिल्ली सरकार का, सतर्कता विभाग, जिसकी फाइलें इन्होंने रातों रात गबन कराने की कोशिश की थी, चोरी कराने की कोशिश की थी, उनकी फोटो स्टेट कराई थी। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, सबसे पहले सतर्कता विभाग में घुसे थे, क्योंकि सतर्कता विभाग इनके कई पापों की जांच पड़ताल में लगा हुआ है या उसकी निगरानी कर रहा है। उसी सतर्कता विभाग ने पीडब्ल्यूडी के 7 अफसरों को नोटिस इशू किए हैं। 15 दिन में उनको जवाब देना है। और इन नोटिस का लब्बो-लुआब ये है कि इतना बड़ा घर बनवाने के लिए मुख्यमंत्री एंटाइटल नहीं है। इतना जितना स्पेस इसमें लिया गया है उसके लिए भी एंटाइटल नहीं है। नंबर 2, इसकी कोई स्वीकृति नहीं ली गई, भवन योजना की कोई स्वीकृति नहीं ली गई, और जितना खर्च किया गया है उसका भी ब्यौरा मांगा गया है। तो मामला बेहद गंभीर है और अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि बढ़ रही हैं। विजय जी, सर जी की मुसीबतें तो और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ओंकार जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत स्वागत। देखिए सर, ऐसा है कि जब आप विधानसभा में खड़े होकर ये बोलेंगे कि दिल्ली का राजा मैं हूं, तो फिर तो आपको एक राजमहल चाहिए। फिर आप सरकारी फ्लैट या बंगले में आप फिट नहीं हो पाएंगे। ये हकीकत है। और शायद इसी गलतफहमी के कारण केजरीवाल साहब ने जो राज्य सरकार के कानून हैं, क्योंकि इस बात को हमें समझना होगा कि जो भी सरकारें काम करती हैं वो टैक्स पेयर के पैसे से काम करती हैं और हर चीज के ऊपर नियंत्रण के लिए कानून बने हुए हैं, क्योंकि देश के संविधान निर्माताओं को और सिस्टम्स को ये पता है कि अगर आप खुला छोड़ दोगे किसी को तो वो देश को लूट लेगा। इसीलिए हर चीज को चारों तरफ से घेराबंदी करके बनाया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने घर में, मान लीजिए चीफ मिनिस्टर हाउस में या मिनिस्टर के हाउस में अगर आपको टेलीफोन लगाना है, जैसे होता है, उनका एक पर्सनल ऑफिस होता है, टेलीफोन होता है, एक छोटा एक्सचेंज होता है, जो भी होता है, उस पर लिमिट है। नहीं तो आप तो 20 करोड़ का टेलीफोन एक्सचेंज ही घर में लगा लोगे कि मेरे को वायरलेस भी चाहिए, सैटेलाइट भी चाहिए, ये भी चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इच्छाओं की कमी तो है नहीं। लालच तो और बढ़ जाता है जब टैक्स पेयर के पैसे से खेलना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कितने का टेलीफोन होगा, कितनी सीमाएं होंगी, इवन पर्सनल स्टाफ आप कितना रख सकते हैं। आप 5 रखें, 15 रखें, 25 स्टाफ रखें, लेकिन उस पर सीलिंग है कि आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा सरकार नहीं देगी पर्सनल स्टाफ को मेंटेन करने के लिए। आप 10-10 हजार के 10 रख लो या 50 हजार के 2 रख लो, ये मर्जी आपकी है, लेकिन लिमिट फिक्स है। इसी तरह से जब आप अपने स्तर में होते हैं, आप अगर जूनियर अधिकारी हैं तो उसका लेवल अलग है, आप सीनियर अधिकारी हैं तो उसका लेवल अलग है, जिसको बोला जाता है पे ग्रेड। उस बेस पे सरकार में एंटाइटलमेंट्स होता है। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को शायद ये पता नहीं है कि भारत के संविधान से वो बाकी सीएम से नीचे हैं। ये एट पार ऑफ सब सीएम नहीं है।
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया कि ये बहुत पिक्यूलियर मॉडल है दिल्ली का, जिसमें पार्टली यूनियन टेरिटरी पार्टली स्टेट, इसीलिए फुल स्टेट मॉडल नहीं है, ये यूनिक है। तो भारत सरकार ने तो जनता और सरकार के बीच में अपने रिप्रेजेंटेटिव शायद इसलिए दिए थे कि दिल्ली का रखरखाव बेहतर होगा, लेकिन मुझे पता होता कि अगर केजरीवाल जैसे, अगर उस समय के प्रधानमंत्री और सरकारों को पता होता कि केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री दिल्ली में आएंगे तो शायद वो ये संविधान संशोधन ही नहीं करते। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो जो चीफ मिनिस्टर की बात है, जो आपने इशू उठाया कि शो कॉज नोटिस, मैं सभी दर्शकों से यही कहूंगा कि देखिए, चीफ मिनिस्टर का जो रेजिडेंस है उसके भी रूल्स हैं कि चीफ मिनिस्टर का जो घर है, उसमें जो मिनिस्टर्स रेजिडेंस जो रूल्स हैं वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि किसको क्या मिलेगा। और इस बात को हमें समझना होगा कि भारत सरकार में अलग अलग स्तर पे अलग अलग मंत्रियों के फ्लैट्स या बंगले होते हैं। तो ये बहुत क्लियरली रूल बुक में लिखा हुआ है कि टाइप 8 से नीचे ही मिलेगा। आप चीफ मिनिस्टर, इसका मतलब नहीं कि आप राजा हो गए, आपको वही मिलेगा जो आपका एंटाइटलमेंट है, मतलब टाइप 8 के बंगलों से नीचे ही मिलेगा आपको। और ये बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि टाइप 8 का बंगला मिलता है चीफ मिनिस्टर को, और आप फुल फ्लैज चीफ मिनिस्टर के बराबर नहीं है, आप नीचे हैं, तो आपको उससे नीचे मिलेगा। ये बात आपको समझना होगा। प्लस जो इनका एरिया था घर का, जब इन्होंने घर तोड़ के बनवाया, उस एरिया का जो प्लिंथ था वो करीब 1397, करीब 1400 स्क्वायर मीटर था। इन्होंने उसको बढ़ा के 1900 स्क्वायर मीटर कर लिया। तो मतलब आप समझिए कि 1.5 गुना करने से टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया बदल गया। जब आपने प्लिंथ बदल दिया तो सारा सिविल वर्क बदल गया, इलेक्ट्रिकल बदल गया, टाइलिंग बदल गया, डेकोरेशन बदल गया, सब कुछ 1.5 गुना हो गया, जो आप कर नहीं सकते थे। दैट वाज अगेंस्ट द रूल। ये बात भी समझनी होगी। और उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी के मानदंड है घरों को मतलब कि रिनोवेट करने के, आपने उसको भी दरकिनार करके सुपीरियर स्पेसिफिकेशन के जो मटेरियल लाए। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपने आर्टिस्टिक वर्क कराए ओवर एंड अबव आरसीसी, ये भी गैर कानूनी है, क्योंकि आप टैक्स पेयर के पैसे से करा रहे हैं। आप अपने घर में लगाइए, आप लाके वहां पे चारों तरफ सोने की मालाएं लगा दीजिए, कोई नहीं रोक रहा, एज लॉन्ग एज आप टैक्स पेयर पे बोझा नहीं बन रहे हो। तो जो पीडब्ल्यूडी के जो 7 अधिकारियों पे जो शो कॉज नोटिस हुआ है, उसका आधार सिंपल यही है सर, आपने टैक्स पेयर के ऊपर जबरदस्ती का बोझा क्यों डाला? आपको किसने कहा? जवाब दीजिए। किसके कहने पे आपने टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी करी? आपको अधिकार नहीं था कानून के हिसाब से। ये पूरा शो कॉज नोटिस इसी बात को बताता है। सर ये बताइए, ये अब अधिकारी क्या करेंगे, और जो करेंगे उससे सरजी की क्या हालत होने वाली है? देखिए सर, इसमें बहुत सिंपल है, मैं आपको इंटरेस्टिंगली कुछ चीजें बता देता हूं। जब सरकार में आप किसी कानून को तोड़ते हैं, खासकर सिविल इंजीनियर्स, मेरे पास कुछ अभी केस ऐसे हैं, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। कुछ केसेस हैं डिफरेंट स्टेट्स के, वहां के इसी तरह के इंजीनियर्स के केसेस आए हुए हैं जो सिविल इंजीनियरिंग देखते थे। अगर आपने कोई भी कानून तोड़ा, उसकी गाइडलाइंस बनी हुई है, टेंडर कैसे होगा, स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, क्वालिटी चेक कौन करेगा, अप्रूवल कौन देगा, कैसे होगा, हर चीज की डिटेल्ड गाइडलाइंस है सिस्टम में। क्योंकि मटेरियल भी चाहिए, मटेरियल की क्वालिटी भी होनी चाहिए, महंगा भी नहीं होना चाहिए, जरूरत के हिसाब से भी होना चाहिए, वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर कदम पे अलग अलग अधिकारियों की जिम्मेवारी होती है। तो ये 7 अधिकारी उस चेन में सम्मिलित होंगे, जो मुझे लग रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक, क्योंकि चीफ इंजीनियर अल्टीमेटली इसको साइन करता है एज ए कस्टोडियन, और नीचे अधिकारियों को उसने इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, तुम ये करो, 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 और बेचारों ने किया होगा, क्योंकि सबने उस गलत काम के कागजों पर साइन किए तो सब फंस गए। अब होगा क्या? अब स्थिति ये है कि जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, मुझे लगता है उनको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हेल्प चाहिए मैं कर दूंगा, ड्राफ्टिंग में कर दूंगा, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बहुत करी है।
उनको एक लाइन अपनी कहनी है कि साहब मैं अपने बड़े अधिकारी के आदेश का पालन कर रहा था, मुझे पता था कानून क्या है, मैं अधिकारी के पास गया भी ये कहने कि साहब ये गलत हो रहा है, उन्होंने कहा मुंह बंद रखो, जैसा कहा जा रहा है करो, बस ये लिख के दे दो। आप गवर्नमेंट के अप्रूवर बन जाओ कि साहब मैंने नहीं किया, मेरा अधिकार नहीं है, मुझे कहा गया करने के लिए, मैंने किया। तो अल्टीमेटली 7 में से 6 अधिकारी तो बच जाएंगे। अपने शो कॉज नोटिस में उनको सिर्फ 4-4 लाइनें लिखनी है, मुझे पता है मैंने अपनी बात रखी और मेरे को ये कहा गया, लेकिन उनको प्रूफ दिखाना होगा। क्या उन्होंने मेल किया, क्या उन्होंने फाइल पे नोटिंग करी, कहीं पे उनको ये दिखाना होगा कि उन्होंने इस गलत डिसीजन को प्रोटेस्ट किया था और बाद में उन पे दबाव डाल के ये काम हुआ। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब इस चोर बाजारी में वो भी शामिल थे। तो इसीलिए मैं सभी सरकारी अधिकारियों को, जितने भी मेरे दोस्त हैं, बहुतों के फोन आते रहते हैं, मैं सबको एक ही बात कहता हूं, आप कानून के हिसाब से चलिए, बॉस की शक्ल मत देखिए, फंसोगे आप, बॉस बचाने नहीं आएगा, बॉस विटनेस नहीं आएगा, बॉस आके एक ही लाइन बोल देगा कोर्ट में कि साहब मुझे नहीं पता इसने ऐसा क्यों किया, इसने मेरे से पूछा नहीं था, बात खत्म हो गई, फंसे आप। तो इसीलिए जब आप सरकारी सिस्टम में काम कर रहे हैं, आप टैक्स पेयर के पैसे के साथ खेल रहे हैं, तो आप रूल बुक को स्टिक करिए, नहीं तो आपकी पेंशन और आपकी नौकरी खतरे में हो जाएगी। ये मैं नोटिस का कुछ मजमून पढ़ रहा हूँ और मुझे हंसी आ रही है पढ़ करके। इसमें कहा गया है कि किसी भवन योजना की मंजूरी नहीं ली गई। इसमें कहा गया है कि बंगले के पुराने ढांचे को बिना सर्वे रिपोर्ट के ढहा दिया गया। पीडब्ल्यूडी ने नए भवन के निर्माण के लिए किसी भवन योजना की मतलब मंजूरी भी नहीं ली, एक तरफा उन्होंने कर दिया, सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया। मुख्यमंत्री के घर का निर्माण उनके अधिकारों का उल्लंघन करके किया गया है और उनका घर मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत तय पैरामीटर से बहुत बड़ा है, जिस पर अभी आपने टिप्पणी कर दी। इन सभी आरोपों का विस्तार से जवाब देने के लिए इनको 15 दिन का समय दिया गया है और इसका डिटेल ये है कि इनके घर पर जो है, पीटीआई की ये खबर है, घर पर 33 करोड़ 49 लाख रुपया खर्च हुआ, 19 करोड़ रुपया इनके ऑफिस पर खर्च हुआ और इनके पुराने बंगले को गिरा करके नया बंगला गिराया गया। और सबसे शर्मनाक बात क्या है, जिस पर मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं, ये कहा गया आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा कि साहब 3 बार इसकी छत गिर गई थी, जबकि जो फोटोग्राफ है वो सबको दिखाई दे रहा है वो पीओपी है और पीओपी तो किसी भी घर की गिर सकती है, सीलन आ जाए, कुछ दूसरे कारण हो जाए, पीओपी गिर जाती है। तो पीओपी गिर गई, किसी कमरे की गिर गई, किसी क्षेत्र की गिर गई, कोने की गिर गई और आप पूरा बंगला तोड़वा देंगे और जो तय मानदंड हैं उनसे कहीं ज्यादा बड़ा बंगला बनवा देंगे और बिना किसी कायदे कानून का पालन किए हुए बनवा देंगे। कितनी बड़ी मुसीबत आप देख रहे हैं इनकी। अल्टीमेटली तो जवाबदेही चीफ मिनिस्टर की ही होनी है। देखिए अल्टीमेटली आप इस बात को देखिए, जब इन्होंने 2014-15 के आसपास जब सीएम का ये बंगला ढूंढा था, उस समय की आप नेट पे अगर सर्च करेंगे आपको न्यूज आइटम मिलेगा। जब केजरीवाल साहब ने कहा था कि मेरे को घर नहीं मिल रहा है, वो ढूंढ रहे थे, कहने को तो उन्होंने कहा था मेरे को तो 2 कमरे का बेडरूम ही बहुत है, मैं तो आम आदमी की तरह रहूंगा। लेकिन बाद में उन्होंने एक कहानी बनाई कि नहीं नहीं, आम आदमी के लोग मेरे को कह रहे हैं आपको अच्छे घर में रहना चाहिए क्योंकि हम आपसे मिलने आएंगे तो कहाँ बैठेंगे। ये खुद ही कहानी बनाते हैं अपने फेवर में और उसमें वो लेवल चिपका देते हैं आम आदमी का, जनता का। जैसा भी इन्होंने कहा था कि हमने लीकर पॉलिसी में पब्लिक सर्वे कराया, 14,000 फीडबैक आए और बाद में सीबीआई ने कहा ये 2 एजेंसीज ने फर्जी फीडबैक बना के भेजे थे, 2 ही कंपनियों ने सारे डाटा लिखे थे। तो कहने का मतलब है कि ये फीडबैक भी इनका फर्जी होता है, उसका असेसमेंट भी फर्जी होता है। ये तो सीबीआई की रिपोर्ट में साफ आ गया।
तो इन्होंने कहानी बनाई कि नहीं मुझे बड़ा घर चाहिए। तो उस समय जब पीडब्ल्यूडी ने चीफ मिनिस्टर के लिए घर ढूंढा था, ये जो 7 फ्लैग स्टाफ रोड, सर उस समय बहुत क्लियरली पीडब्ल्यूडी ने ये कहा था, हाउस इज फिट फॉर लिविंग ऑफ चीफ मिनिस्टर। आप बताइए कि टूटा फूटा बुरी हालत वाला घर पीडब्ल्यूडी शॉर्टलिस्ट करता सीएम के लिए? सिक्योरिटी एजेंसीज ही परमिट नहीं करती। मतलब कॉमन सेंस की बात यह है कि एक चीफ मिनिस्टर को आपने, आपकी सरकार ने, पीडब्ल्यूडी ने, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने ऐसे घर में रहने दिया जिसकी छतें गिर रही थी। पर कोई कॉमन सेंस होता है या नहीं होता सर? कि आप सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है क्या सीएम का? मतलब आपको सिक्योरिटी पूरी है, आपके आगे पीछे पुलिस चलती है, दिल्ली के अलावा आपको पंजाब पुलिस का भी प्रोटेक्शन चाहिए, पता नहीं आपको किससे खतरा है इतना, लेकिन आपका घर ऐसी जगह पे जहां से छतें गिर रही हैं, और वो भी दिल्ली के सबसे पॉश एरिया का। और पीडब्ल्यूडी ने उस हाउस की फिटनेस के लिए अलाउ कर दिया, मतलब अनफिट घर के अंदर सीएम को ठहरा दिया। सबसे पहले तो उन अधिकारियों को जेल में डालिए जिन्होंने अनफिट घर में सीएम को ठहराया था। आधे अधिकारी तो खुद हाथ खड़ा कर देंगे, नहीं जी घर सही था। इसका मतलब यह है कि ये प्लांटेड गेम था। घर में अगर जैसा आपने कहा चूना गिर गया होगा, गिरता ही है, बारिश आई, कहीं से पीओपी में सीलन आई, टूट गया, हो गया, रिपेयर होता है। दुनिया थोड़ी ऐसे कि काम नहीं होता। या चीफ मिनिस्टर हाउस में या प्रेसिडेंट हाउस में या डिपार्टमेंट्स में या पार्लियामेंट में या राष्ट्रपति भवन में या पीएम हाउस में मेंटेनेंस नहीं होती? सब जगह होती है, टूट फूट सब जगह होती है। कहीं पे नाली चौक होगी, कहीं पे नल चौक होगा, कहीं पे कुछ गिरेगा, कोई दरवाजे का हुक टूटेगा, ये तो कॉमन चीजें हैं। अगर चीज इस्तेमाल होगी, वियर एंड टीयर तो नॉर्मल प्रोसेस है, और जब वियर एंड टीयर होता है तो चीजों की मेंटेनेंस की जाती है। इसीलिए पूरा पीडब्ल्यूडी महकमा किस लिए रखा गया है? इसलिए तो रखा गया, कोई नए मकान बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी थोड़ी है। बेसिकली पीडब्ल्यूडी का काम है मेंटेनेंस या छोटा मोटा कस्टमाइजेशन, जो रहने लायक घर बन सके या उनकी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई हो सके। ये नहीं कि आप पूरा बंगला तोड़ के नया बनाना शुरू कर दो, उसके लिए तो आपको एलएनटी या दूसरी कंपनियां चाहिए होती, तो उस काम के लिए आपको देखा जाता है। तो ये कहना कि चीफ मिनिस्टर साहब बिल्कुल टूटे फूटे घर में रह रहे थे, ये तो सर सबसे पहले उन अधिकारियों को जेल में डाला जाए जिन्होंने अनसेफ घर ढूंढा था सीएम के रहने के लिए। शुरुआत तो कहानी वहां से होनी चाहिए। फिर ये अधिकारी बताएंगे कि क्या वास्तव में इन्होंने हाउस का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया था, क्योंकि ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग साइंस है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो बिल्डिंगें डाउटफुल होती हैं, जहां पे बिल्डर और जो हाउस ओनर्स होते हैं, हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटीज होती हैं, जहां उनके बीच में क्वालिटी का झगड़ा होता है, वहां पे आईआईटी और बाकी संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता है कि जाके आप स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर करके कोर्ट को रिपोर्ट दीजिए कि वास्तव में बिल्डिंग खराब है या सही है। वो विटनेस होता है, वो एविडेंस होता है। क्या जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस बंगले को ये कहा कि बंगला खराब हो गया था, क्या उन्होंने इस तरह का कोई स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टेस्ट कराया? अगर है तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, और अगर नहीं कराया तो ये पूरी तरह से चीफ मिनिस्टर ने और उनके मंत्रियों ने मिलके दिल्ली के एसेट्स को डिस्ट्रॉय करके अपनी लग्जरी के लिए टैक्स पेयर के पैसे से अपनी अयाशी बोलो या मस्ती बोलो या लाइफस्टाइल बोलो, जो आपको सही शब्द लगता है बोलिए, उसको मेंटेन करने के लिए टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी करी, जो कानूनों के बिल्कुल खिलाफ था। तो अब ये 7 अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि विजिलेंस के पास ये केस है। बहुत मुश्किल केस नहीं है, ये तो 1-2 हियरिंग में क्लियर हो जाएगा कि ये फ्रॉड है। और सबसे बड़ी बात ये कि किसके कहने पे आपने किया। तो जैसा हमने देखा कि जब शीश महल के घोटालों का सामने आ रहा था, तब ये कहा था कि सतेंद्र जैन का एक लेटर था चीफ इंजीनियर को कि यू विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू मी। इसका मतलब सतेंद्र जैन के कहने पे ये सब घपला हुआ। तो पहली बात तो बहुत क्लियर है कि सतेंद्र जैन ने एक और कांड किया है दिल्ली के टैक्स पेयर्स के साथ। दूसरा यह है कि सतेंद्र जैन ने क्या चीफ मिनिस्टर को परमिशन ली थी? क्योंकि चीफ मिनिस्टर का घर आप तोड़ रहे हो, तो क्या चीफ मिनिस्टर ने घर शिफ्ट किया था? इंपॉर्टेंट सवाल यह है।
जब ये रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था तब चीफ मिनिस्टर कहां रह रहे थे? और जब इतना बड़ा तोड़फोड़ हो रहा था, क्या चीफ मिनिस्टर को नहीं दिख रहा था कि ये कानूनों के खिलाफ जा रही है बातें? क्या उन्होंने फाइल मंगा के पूछा कि भाई इतना बड़ा स्विमिंग पूल क्यों बना रहे हो, ये तो परमिट नहीं है? या आप जो ये घर बना रहे हो तोड़ फोड़ के, ये तो परमिसिबल नहीं है कानून के हिसाब से? क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो पढ़े लिखे हैं, आईआईटी पास हैं, आईआरएस हैं, वो चौथी पास तो नहीं है, तो उनको तो कानून चौथी पास वाले से ज्यादा पता होने चाहिए। अगर उनको इतनी ही कॉमन सेंस नहीं थी कि उनका घर तोड़ के बड़ा बनाया जा रहा है जो कानूनों के खिलाफ है, तो आईआईटी पास ऐसे स्टूडेंट्स को तो आईआईटी कम्युनिटी को खुद ही बर्खास्त कर देना चाहिए कि यार हमारे नाम को बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। आपको खुद बेसिक्स नहीं पता कि सिविल इंजीनियरिंग क्या होती? आप तो आईआईटी के स्टूडेंट रहे हो, इंजीनियरिंग का तो बेसिक्स तो पता होगा। तो ये तो अपने आप में आईआईटी के नाम पे धब्बा हो गया कि आपको बेसिक इंजीनियरिंग में ही समझ में नहीं आ रही कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बदल रहा है और कानून के संगत में है या नहीं। आपने एक बार फाइल बुला के पूछा तो होता कि यार ये अब कर क्या रहे हो आप लोग? अगर आपने नहीं पूछा, इसका मतलब आपने करवाया। और आप कहोगे मैंने तो नहीं करवाया, बात सही है, क्योंकि आपके पास कोई डिपार्टमेंट तो है नहीं, तो जो कंसर्न मिनिस्टर है उससे आपने करवा दिया, और वो है सतेंद्र जैन। क्योंकि अगर ये डिपार्टमेंट आपके पास होता तो जो सतेंद्र जैन की जगह आज सरकारी मेहमान आप होते। दिक्कत तो ये है कि इसीलिए तो इन्होंने कोई डिपार्टमेंट अपने पास नहीं लिया कि मेरे तक आंच नहीं आए, कोई जेल जाए तो मंत्री तक जाए, मैं बचा रहा हूं। इसीलिए तो इन्होंने कोई डिपार्टमेंट नहीं लिया और हर डिपार्टमेंट में घपला हुआ है। तो अपने आप को बचाने का ये बहुत अच्छा एक चक्रव्यूह इन्होंने बनाया था, जिसमें एक एक करके सारे इनके मंत्री फंसते जा रहे हैं। विजय जी, ये तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, अभी आपने बहुत डिटेल बताया है। ये चौथी पास राजा से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इंटीरियर डेकोरेशन, स्टोन मार्बल फ्लोरिंग, फायर फाइटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इंटीरियर कंसल्टेंसी, किचन एम्प्लायंसेस, वार्डरोब, एसेसरीज फिटिंग, इन सारे कामों पर जो स्वीकृतियां ली गई हैं वो 10 करोड़ से नीचे की ली गई हैं। इन्होंने बहुत होशियारी से वो प्रपंच रचा था कि 10 करोड़ से नीचे की स्वीकृति ले लो, ना गवर्नर के पास जाने की भागदौड़ करने की जरूरत है, ना दूसरी औपचारिकताएं पूरी करने की जरूरत है जो जरूरी है 10 करोड़ तक के काम कराने के लिए, स्वीकृति लेने के लिए। लेकिन क्या ये वाकई बच जाएंगे इस प्रपंच से, इस चालाकी से? जो हालात आज हो गए हैं उसमें ये जो इनकी चालाकी थी कि 9 करोड़ 99 लाख रुपए स्वीकृत करा लो, बच जाएंगे? सर, पढ़े लिखे होने का यही तो फायदा है। अगर ये अनपढ़ होते तो एक ही बार में पूरा करा लेते तो फंस गए होते। पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या हुआ सर? देखिए, जितने भी आज की दुनिया में साइबर क्रिमिनल होते हैं ना, वो सब आईटी एक्सपर्ट होते हैं, वो अनजानी आदमी नहीं होते। आप समझिए, एक समय जब चोर होता था वो हाथ में या तो हथौड़ा लेके जाता था या कोई रॉड लेके जाता था ताला तोड़ने के लिए। वो बेचारे गरीब अनपढ़ लोग होते थे जो चोरियां किया करते थे। आज की दुनिया में जिसको व्हाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है, साइबर क्राइम जिसका एक हिस्सा है, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। जिसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं आती, क्या वो साइबर क्राइम कर सकता है? मुझे बता दीजिए। इसका मतलब वो पूरी तरह से सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है और जो नॉर्मल लोग हैं उनसे ज्यादा शातिर है, तभी तो वो उनके सॉफ्टवेयर में गलतियां निकाल के उसको ब्रेक इन कर सकता है। इसका मतलब वो आम आदमी से ज्यादा शातिर है। तो एक बात बताइए मुझे कि अचानक इनको ये विजडम कहां से आया कि 9 करोड़ 99 लाख पे साइन कराना है? क्या ये बाटा के दुकान से सजेशन लिया था इन्होंने? क्योंकि बाटा में होता है ना 99 रुपए 99 पैसे टाइप कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है, इनका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपनी शिक्षा का जितना मिसयूज किया है अपनी गवर्नेंस में, और उसका एक लाइव एग्जाम्पल है। 9 करोड़ 99 लाख पे आपने आके पेपर साइन कराए
क्योंकि आपको पता है जैसे ही 10 करोड़ लगेगा उस पे आपको कमेटी में जाना पड़ेगा और ऑडिट ऑब्जेक्शन हो जाएगा। तो इनकी नियत ही नहीं थी ट्रांसपेरेंसी की, नहीं तो कमेटी में जाने में क्या प्रॉब्लम था? अगर सीएम का घर बनना है तो ले जाते ना कमेटी में, एक ही बार में सारा अप्रूव कर देते कि देखिए सीएम की ये रिक्वायरमेंट्स है और हमने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को बोला था कि आप सर्वे करके रिपोर्ट दीजिए। हमने 2-4 प्राइवेट और कंसल्टेंट्स को एंगेज किया, ये सारी रिपोर्ट्स आई हैं, कंसर्न अधिकारियों को बोला है आप इसको क्रॉस वेरीफाई करिए, अब ये फाइनल रिपोर्ट आई है, अब कैबिनेट में ले जाते, अप्रूव कराते, ईमानदारी से काम करते। लेकिन इनको सब पता था ना ये एंटाइटल्ड है, खर्चा इनकी औकात से ज्यादा का है, ये सिस्टम को फॉलो करना नहीं चाहते, सारे कानून इनको तोड़ने हैं, इसीलिए तो इन्होंने ये सब घपले किए। और इनको पता है कि इनको 50 साल दिल्ली में रहना है। गंगानगर में तो यही बोल रहे थे कि मैं 50 साल दिल्ली का सीएम रहने वाला हूं। तो अब 50 साल आप क्या उम्मीद करते हैं कि मैं एक छोटे से फ्लैट में रहूंगा? क्या बात कर रहे हो सर? तो ये जो शीश महल बनाया है ये 50 साल की प्लानिंग पे बनाया है। ये धीरे धीरे अंदर की जो इच्छाएं हैं वो बाहर आ रही हैं। तो अब समस्या ये हो गई है कि बेचारे फंसे अधिकारी जो बॉस को खुश करने में लगे रहे थे, अरे मंत्री जी ने बोला है, मंत्री जी ने बोला है, और वो पोस्टिंग ट्रांसफर कुछ तो कर देंगे मेरे हिसाब से, कहीं नौकरी लगवा देंगे, कोई टेंडर में 4 पैसे और बन जाएंगे, मलाईदार पोस्टिंग मिल जाएगी, यही होता है और क्या होता है। अब जवाब देंगे तब पता लगेगा कि 15 दिन में ये किस पे ठीकरा फोड़ते हैं। 2 ही ऑप्शन इनके पास है, या तो ये बोलेंगे हाँ जी हमने गलती करी, हमने कानून तोड़ा, तो सीधा सीधा क्रिमिनल केस बनता है, वायलेशन ऑफ लॉज, सीबीआई की इंक्वायरी, और जितने इनके पर्सनल एसेट्स हैं आज तक जितना कमाया होगा, मैं तो ये भी कहूंगा सीबीआई से और विजिलेंस से कि इनके पर्सनल एसेट्स, इनके नाम पे आज तक जितनी प्रॉपर्टीज बनी है इन 7 अधिकारियों की, उनकी जांच की जाए। ऐसे पीडब्ल्यूडी के बहुत अधिकारी हैं जिनकी इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टीज है दिल्ली में, मैं खुद जानता हूं ऐसे लोगों को। तो कहने का मतलब क्या है सर कि आप जितने ये पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, एग्जिस्टिंग और रिटायर्ड, आप सारों की प्रॉपर्टीज की जांच करा लीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा कि हो क्या रहा था और कैसे हो रहा था। आफ्टर ऑल जब पीडब्ल्यूडी की सड़कें, बिल्डिंगें, स्कूल बिल्डिंगें प्राइवेट बिल्डिंगों से जल्दी टूट जाती हैं, कुछ तो कारण होगा सर। आपका घर तो नहीं टूटता इतनी जल्दी, आपकी पाइपें तो इतनी जल्दी नहीं फटती और लीक होती, लेकिन पीडब्ल्यूडी के कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ जल्दियां क्यों हो जाती हैं? जबकि वहां सारे इंजीनियर बैठे हैं, आप और हम तो इंजीनियर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ मटेरियल ज्यादा अच्छा होता है। जहां इंजीनियर्स बैठे हैं, जहां इंजीनियर हर चीज को सर्टिफाई करते हैं, वहां घटिया काम क्यों होता है, वहां घटिया मटेरियल क्यों आता है? क्या ये अपने आप में सोच की बात नहीं है? तो फिर इंजीनियर क्वालिफिकेशन हटा दीजिए, आम आदमी को बैठा दीजिए, वो अच्छा काम कर लेगा। इसका मतलब ये है कि ये पूरा घपला है। अब देखते हैं 15 दिन बाद नई कहानी क्या निकल के आती। ये बताइए, आपने कहा कि साहब 50 साल ये दिल्ली में रहना चाहते हैं, आपको लगता है कि 50 साल ये दिल्ली में रहेंगे तो केवल मुख्यमंत्री रहेंगे, या अपने कारनामों की वजह से, अपने कुकर्मों की वजह से, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले और लोगों की सहानुभूति उससे अर्जित करके मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी मनमानी करने वाले अरविंद केजरीवाल, ऐसा तो नहीं है कि इससे भी बहुत बड़े घर में रहें, बहुत बरसों तक रहें? उसका अंदाजा उनको सर होगा? सर मैं तो एक चीज जानता हूं, कहीं पे भी रहें सर, ये सर जो केजरीवाल साहब हैं टैक्स पेयर पे बोझ ही बनेंगे। चाहे वो सीएम के हाउस में रहें, चाहे वो तिहाड़ जेल में रहें, या रिटायर हो जाए पॉलिटिक्स से, फिर भी पेंशन मिलेगी तो वो टैक्स पेयर के खाते पे। इन्होंने पूरी जिंदगी के लिए टैक्स पेयर के ऊपर जीने का मन बना लिया है। अब वो अमाउंट डिफर करेगी कि आप इनकी मेहनवाजी कहां करते हैं, इनको आप कौन सी जगह देते हैं रहने की, ये बात तो पक्की है। तो इस जिंदगी में तो केजरीवाल साहब ने टैक्स पेयर के ऊपर परमानेंट हक जमा लिया है, ये बात आपको माननी होगी। अब कौन सी बिल्डिंग इनको कहां सूट करती है, ये डिपेंड करेगा सर कि
कानूनी कार्रवाई क्या करती है और कोर्ट का डिसीजन क्या आता है, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट को ही डिसीजन लेना है कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी एजेंसीज का काम तो कोर्ट के सामने एविडेंस रखना है। लेकिन टैक्स पेयर को इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक केजरीवाल साहब इस दुनिया में हैं। टैक्स पेयर्स को उनकी सेवा करनी पड़ेगी, ये बात तो पक्की। अभी आपने जब 50 साल का मामला बताया मुझे कि 50 साल ये दिल्ली में रहेंगे, तो मैंने अभी इनकी डेट ऑफ बर्थ तलाश की। 68 का इनका जन्म है, इसका मतलब 32 साल वो और 23 साल ये, तो 55 साल के हैं इस समय। और अगर अगले 50 साल और रहना चाहते हैं, इसका मतलब 105 साल के होकर मरेंगे। तो ये तो बाबा रामदेव से भी ज्यादा जीना चाहते हैं इसका मतलब। सर कौन राजा मरना चाहता है सर, आप मेरे को बताइए। अगर लोग इस बात को ध्यान रखें कि उनको इस दुनिया से जाना है तो एक गलत काम करें क्यों? मेरे को एक बात बताइए, हिंदुस्तान में एवरेज एज 71 है, तो 71 के ऊपर तो बोनस ही बोनस है, क्योंकि जो हमारी एवरेज एज है हिंदुस्तान में इस समय करीब 71 के आसपास। तो जो लोग 71 के ऊपर हैं वो सब भगवान की कृपा से इस दुनिया में है और बोनस की जिंदगी है। तो मजे करो ना आराम से, क्यों दुखी हो रहे हो? क्योंकि ये तो बोनस मिल रहा है, तो ऐश करना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए, रिलैक्स लाइफ होनी चाहिए। और भारतीय संस्कृति में और समाज में तो कहा गया है कि भाई गृहस्थ जीवन वानप्रस्थ, और उसके बाद आप मजे करिए, दुनियादारी से आपको क्यों फंसना है, चंकर क्यों लेना है। लेकिन जब आदमी को ये पता लग जाता है कि वो इस दुनिया में हमेशा के लिए आया है तो पूरा इंतजाम करता है। केजरीवाल साहब ने यही किया है कि हम तो परमानेंटली आए और परमानेंटली सीएम भी रहेंगे। सर एक छोटी सी बात है सर, कौन सा औरंगजेब ने भी यही सोचा था, अकबर ने भी यही सोचा था, तभी तो बड़े बड़े महल किले बनाए। आज कौन पूछता है उनको सर, मकबरे बन के रह गए वो सबके सब। आज वहां लाशें ही दफन है ना उन सब महलों में जिनकी बड़ी बड़े उस समय के टैक्स पेयर के पैसे ऐश किए थे। बादशाहों के पास क्या था भाई, जागीर थी, जागीर में किसान मेहनत करता था, व्यापारी मेहनत करते थे, उनसे लगान वसूल होता था, व्यापारियों से चंदा लिया या जो भी उनके टैक्स लिए जाते थे। जजिया कर क्या था? कहने का मतलब क्या है सर कि ये तो हमेशा से रहा है। जब एक राजा महत्वाकांक्षी हो जाता है और उसको ये लगता है कि उसके बगैर दुनिया चल नहीं सकती, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, तो इस तरह के वो डिसीजन करता है, इतिहास गवाह है। और केजरीवाल साहब कौन सा कोई आदि पुरुष है, वो भी तो आम मानव है ना। तो आम मानव जैसी हरकतें अगर कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात। अभी मुझे एक बात याद आ गई, जब आप कह रहे थे कि इनके मकबरे जहां अब कबूतर या चिड़िए ही घुसती हैं और सब वीरान हुए पड़े हैं। क्योंकि मैं संभाजी नगर में हूँ, जिसका पुराना नाम औरंगाबाद था, तो मैं थोड़ा सा आसपास जरा घूम रहा था और बिल्कुल संभाजी नगर से निकलते ही एक बीवी का मकबरा है। वो ताजमहल की प्रतिकृति बताई जाती है, लेकिन मैं तो उसको देख करके मुझे तो बिल्कुल ये अनुभूति नहीं हुई कि ताजमहल के पासंग भी है। मैं ताजमहल का भी समर्थक नहीं हूँ, वो भी एक तरह का मकबरा ही है किसी राजा की, रानी का। और ये भी औरंगजेब की बीवी का मकबरा है। वहां पर जब मैं शूट कर रहा था, कुछ वीडियो बना रहा था, और जहां पर वो दफन है रूबिया, वहां पर एक हरे रंग की चादर पड़ी हुई है और उस पर लोग 1 रुपया 2 रुपए के सिक्के फेंक रहे हैं। ये आज हालत हो गई है औरंगजेब की बीवी की कि लोग 1 1 2 2 रुपए के सिक्के उछालते हैं उसकी कब्र पर। तो इनका हाल यही होना होता है। और खास तौर से औरंगजेब तो चूंकि बहुत ही क्रूर शासक था, तो उसका तो ये हाल होना ही है। और मैं अगला सवाल इसलिए इससे जोड़ करके आपसे पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल तो भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के घोड़े पर सवार होकर के आए थे। बहुत बड़े बड़े
इन्होंने बयान दिए थे। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस से कभी ना समर्थन लूंगा ना दूंगा। इसके अलावा गाड़ी, बड़ा बंगला नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, और जितनी तनख्वाहें जो हैं वो चीफ मिनिस्टर्स की और दूसरी होती हैं, हम दिल्ली में ऐसा नहीं करेंगे। इन्होंने सारी कस्में तोड़ी हैं, इन्होंने सारे संकल्प तोड़े हैं। ये अब लोगों की नजरों से गिरेंगे, या अभी भी इनको यही गलतफहमी लोग देते रहेंगे कि आप तो 50 साल राजा बन के रहेंगे दिल्ली में, आप चिंता मत करो। देखिए सर, जैसे कहते हैं ना, जब वक्त का पहिया घूमता है ना, तो जब औरंगजेब, जब अकबर, जब शाहजहां जैसों को कोई नहीं पूछ रहा है, इनको कौन पूछेगा। देखिए, हमें इस बात को मानना पड़ेगा। विवेकानंद जी के पास कोई बड़ा घर नहीं था, वर्चुअली एक कुटिया में रहते थे, कोई उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था। आज दुनिया उनको याद करती है, पूजती है। क्यों पूजती है सर? उनके पास तो कोई शीश महल नहीं था, वो तो कहीं के सीएम नहीं थे। चाणक्य 2500 साल पहले इस दुनिया में, 2500 साल से भी पहले इस दुनिया में थे। उन्होंने जो शास्त्र लिखे थे, आज तक, मैंने कल एक वीडियो बनाया है चाणक्य के ऊपर, कि पूरी दुनिया की जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, वो चाणक्य नीति को फॉलो करती है। और ये यूके की रिसर्च है, जो मैंने कल एक वीडियो में पूरा कोट किया है। और उसमें यह कहा गया है कि चाणक्य जैसा पॉलिटिकल मास्टरमाइंड दुनिया में नहीं हुआ। ये यूके की रिसर्च है, दुनिया, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो बेचारा कुटिया में रहते थे ना, वो तो शीश महल में नहीं थे। तो समाज सर कर्मों को देखता है, आपके एसेट्स को नहीं देखता। आज हिंदुस्तान में सैकड़ों लोग होंगे जिनके पास $1 बिलियन एसेट होगा। आप जानते हो किसी का नाम? लेकिन आप अन्ना हजारे का नाम जानते हो, उनके पास कितने बंगले हैं? ये बात हमें समझनी पड़ेगी। दुनिया में आपके अपने संस्कार, आपकी अपनी वैल्यूज आपको बड़ा बनाती हैं, आपके एसेट्स नहीं। एसेट्स तो चोरों के भी पास है। और क्योंकि ये फैमिली शो है, मैं थोड़ा सा संभल के एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा। सर, मैं एक कंपनी के अंदर फैक्ट्री मैनेजर था। मैं कम से कम 20 साल, 30-25 साल पहले की बात कर रहा हूं। हमारे पास एक वेंडर हुआ करता थे जो हमें ड्राई फ्रूट सप्लाई करते थे। मैं एक आइसक्रीम फैक्ट्री का इंचार्ज था, ठीक है सर। वो हमें ड्राई फ्रूट सप्लाई करते थे। मैं उन दिनों नया नया कॉलेज से आया था, तो मैंने कहा यार ये ड्राई फ्रूट की क्वालिटी ठीक नहीं है। तो मैं उनका लगातार माल रिजेक्ट करता गया क्वालिटी को लेके। ये समझो कि 7 दिन 8 दिन लगातार रिजेक्शन हुआ। मेरे को मेरे स्टोर कीपर ने कहा कि सर अब आपके ऊपर से प्रेशर आएगा। मैंने कहा आएगा, देखेंगे। इंसिडेंटली अगले दिन वो व्यापारी खुद मेरे से मिलने आए। कहते सर मैं 15 साल से यहां माल सप्लाई कर रहा हूं, आज तक मैं इस फैक्ट्री में नहीं आया, आपने मेरे को रुला दिया। मैंने कहा मैंने क्या किया? माल खराब आया, मैंने रिजेक्ट कर दिया, जो अच्छा आया वो मैंने रख लिया। मैं तो रूल बुक से चल रहा था। सही। तो मैंने उनसे एक ही बात कही सर, मैंने कहा देखिए जब तक मैं हूं आप रूल बुक फॉलो कर लीजिए और भगवान से ये दुआ करिए कि मेरे को कोई अच्छी नौकरी मिल जाए और मैं यहां से चला जाऊं, ताकि फिर आप कूड़ा कचरा बेचते रहो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब तक मैं हूं रूल बुक में कॉमा फुल स्टॉप नाप के काम करूंगा, याद रखिएगा। और मेरे से पहले आपने बहुत कमा लिया, थोड़े दिन नहीं कमाओगे तो क्या फायदा, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने जो जवाब, ये पूरी भूमिका का कारण ही था, जो उनका जवाब था वो सुनने लायक था, आज तक मुझे याद है। सर पैसा तो वेश्या भी कमाती है, इज्जत भी कोई चीज होती है। तो पैसा नहीं चाहिए, पैसा सबके पास है, इज्जत किसके पास है ये देखो। तो केजरीवाल साहब को मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि आप क्या कमा रहे हो, विचार करो। जनता ने आपको सिर माथे पे बैठा के आम आदमी पार्टी को इतना बहुमत दिया, और बदले में आपने क्या पाया और क्या दिया, ये विचार करने वाली बात है।
सत्ता पे तो लोग आएंगे और जाएंगे। वीपी सिंह जी के टाइम पे क्या था, कौन पूछ रहा है आज उनको? बोफोर्स के टाइम पे उन्होंने मुद्दा बनाया, जनता ने सिर पे रखा, सत्ता दी, कौन पूछ रहा है आज? राजीव गांधी को 400 प्लस सीटें दी, कौन पूछ रहा है आज? तो वक्त से ताकतवर कोई नहीं है सर। हाँ, जब वक्त मिलता है तो अच्छा काम करें। हमारे को तो यही संस्कार दिए गए बहुत कि बहुत आपको मौका धन्यवाद मिला है, विजय जी। ईमानदारी जी, से आप अच्छे काम करिए। समाज ने आपको मौका दिया है, ईमानदारी से काम करिए समाज के लिए। हमें तो हमारे माँ बाप ने यही सीख दी थी, और उसके अलावा हमें कुछ समझ में नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, इतना समय निकालने के लिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर।